किसाऊ बांध से लेकर आपदा राहत तक मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का भाजपा पर हमला, अवैध खनन और राम मंदिर मुद्दे पर घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मिले हिमाचल के नेता, स्वास्थ्य, विकास और संगठन पर हुई चर्चा। राजीव बिंदल का पलटवार, बोले आज भी राजशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकले विक्रमादित्य सिंह। सरकार HPSSC की रद्द भर्तियों के अभ्यर्थियों को लौटाएगी 7.27 करोड़ रुपए का आवेदन शुल्क। बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। वायनाड भूस्खलन में हिमाचल के इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत, 3 दिन बाद मलबे से मिला शव। ऊना में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाए दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप। नमस्कार, पंजाब के CTV देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कार्यक्रम में भाजपा और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो किसाऊ बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों से समझौता हो गया होता और राज्य को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2023 में पुराने समझौते को अस्वीकार कर प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप अब हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता की सोच को धरातल पर उतारते हुए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक प्रदेश सरकार को आपदा राहत के 1500 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश से चुने गए भाजपा के चारों सांसद एक बार भी प्रधानमंत्री से प्रदेश के लिए राहत राशि की मांग करने नहीं गए। उन्होंने भाजपा पर आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर सत्ता की होड़ चल रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, जबकि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल पंजाब सीमा पर हो रहे अवैध खनन को लेकर सरकार का सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और जहां भी शिकायतें सामने आती हैं वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सितंबर महीने तक प्रदेश में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, लेकिन आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चोरी स्वीकार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। कांग्रेस को भी इस मामले में सवाल पूछने का अधिकार है। मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन मंदिर किसी पार्टी का ट्रेडमार्क नहीं है और ना ही किसी के पास भगवान राम के नाम का कॉपीराइट है। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करने और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। बैठक में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। इससे एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी। वहीं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं की जानकारी दी। पठानिया ने कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि JSW एनर्जी कंपनी अब राज्य को 12% की बजाय 18% रॉयल्टी देगी, जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयानों से आज भी राजशाही की मानसिकता झलकती है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र है जहां नेतृत्व का फैसला जनता करती है, ना कि वंशवाद। बिंदल ने कहा कि संभवतः राज परिवार से होने के कारण विक्रमादित्य सिंह को लगता है कि राजनीति और समाज सेवा का अधिकार केवल राजघरानों तक सीमित है, जबकि यह सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वह विक्रमादित्य सिंह की वर्तमान आयु से भी अधिक समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं और उनका परिवार भी आज़ादी से पहले से जनसेवा से जुड़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रमादित्य सिंह लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां और झूठे आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले भी उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर मानहानि का दावा दायर किया गया था, जिसे बाद में मंत्री के आग्रह पर वापस लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आए लगभग 4 वर्ष होने के बावजूद प्रदेश की सड़कें बदहाल हैं, विकास कार्य प्रभावित हैं और बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण मंत्री अपने विभाग के कामकाज पर ध्यान देने के बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी HPSSC द्वारा निकाली गई 80 श्रेणियों की भर्तियां रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 3,41,742 अभ्यर्थियों को कुल 4,27 करोड़ रुपए का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में HPSSC ने 1423 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे, जिनके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बाद में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के सामने आने के बाद इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया और HPSSC को भी भंग कर उसकी जगह हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया गया। अब राज्य मंत्रिमंडल ने सभी संबंधित भर्ती विज्ञापनों को औपचारिक रूप से वापस लेने और पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाने की मंजूरी दे दी है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 360 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, IRDP और दिव्यांग अभ्यर्थियों से 120 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था। महिला अभ्यर्थियों और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त थी। हालांकि आवेदन शुल्क वापसी के फैसले का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है, लेकिन विभिन्न विभागों में रिक्त सैकड़ों पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग भी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 3 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 24.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। तीनों मामलों में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पहली कार्रवाई थाना सदर पुलिस ने कंदरौड़ क्षेत्र के एक रिहायशी मकान में गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां से 11.20 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। दूसरी कार्रवाई स्पेशल डिटेक्शन टीम ने किरतपुर नहर चौक 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान की, जहां एक बाइक सवार के कब्जे से 8.48 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। तीसरे मामले में बरमाणा थाना पुलिस ने पुराने सलापड़ पुल के पास नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 4.85 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने तीनों मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस अब मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर निवासी इंजीनियर राहुल शर्मा के परिवार को गहरा सदमा दिया है। हादसे के बाद से लापता चल रहे राहुल शर्मा का शव 3 दिन बाद मलबे से बरामद कर लिया गया। इस दुखद खबर के सामने आते ही पूरे रिवालसर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। राहुल शर्मा वायनाड में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। भूस्खलन की चपेट में आने के बाद राहत एवं बचाव दल लगातार 3 दिनों तक उनकी तलाश करता रहा। परिजन भी घटनास्थल पर डटे रहे और उन्हें उम्मीद थी कि राहुल सुरक्षित मिल जाएगा, लेकिन बचाव दल को आखिरकार उनका शव ही बरामद हुआ। राहुल के पिता, पत्नी और अन्य परिजन पूरे समय घटनास्थल पर मौजूद रहे, जबकि रिवालसर स्थित घर में उनकी मां और बहन सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहीं। शव मिलने की पुष्टि के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना ने इसलिए भी लोगों को भावुक कर दिया क्योंकि राहुल शर्मा का विवाह इसी वर्ष मार्च महीने में हुआ था। कुछ ही महीने पहले जिस घर में शादी की खुशियां थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है।
रिश्तेदार, मित्र और स्थानीय लोग शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं। ऊना जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ निकलने के बाद उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और गंभीर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सीमा देवी के रूप में हुई है, जिनका विवाह वर्ष 2017 में ऊना जिले के चताड़ा निवासी अश्विनी कुमार के साथ हुआ था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी में कार देने के बावजूद ससुराल पक्ष बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करता रहता था। उनका कहना है कि सीमा के साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। परिजनों के अनुसार ये आत्महत्या नहीं बल्कि ससुराल वालों ने मिलकर उनकी लड़की की हत्या की है। महिला की मौत की सूचना मिलने पर अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।